Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to discuss some essay type questions related to the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर से हम लोग अभी तक 33 या 34 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो लास्ट में 33rd क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया था कि तुम्हारे अनुसार किसका एंडिंग सही है, जो का एंडिंग सही है कहानी का या फादर का एंडिंग सही है। और यहाँ एंडिंग से मतलब मैंने बताया कि वो जो स्मेल चेंज करने वाला जो बात है उस एंडिंग के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि फादर के व्यू पॉइंट को ही ज़्यादा सही दिखाएंगे, मैच्योर व्यू पॉइंट से हम लोग को देखना होगा। 4 साल की बच्ची के लिए उनके और फ्रेंड सर्कल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन एक मैच्योर पर्सन के तरह से अगर एक पेरेंट के व्यू पॉइंट से देखोगे तो 4 साल के बच्चे अपना डिसीज़न, अपना खुद का के बारे में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है उसके बारे में, इसका डिसीज़न, सही डिसीज़न लेने का एबिलिटी 4 साल की उम्र में नहीं आती है। ये भी एक रियलिटी है। मेंटल ग्रोथ के हिसाब से 4 साल की उम्र का कोई भी बच्चा रहेगा, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है। वो बस अपने व्यू पॉइंट से चीज़ों को जज करेगा। 4 साल के बच्चे के व्यू पॉइंट से कोई भी बच्चा 4 साल का किसी चीज़ को जज करता है, किसी चीज़ के बारे में कंक्लूज़न निकालता है। तो 4 साल के बच्चे का माइंड से निकला हुआ जो कंक्लूज़न है उसके पक्ष में, उसके सपोर्ट में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि उस उम्र में 4 साल के बच्चे से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब कहीं ज़्यादा सही है उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके लिए लिया गया डिसीजंस एट द एज ऑफ 4। ये ध्यान रखना कि मैं एक स्पेशल एज ग्रुप का बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि 17 साल का या टीनेजर का को भी सारी वही बातें माननी चाहिए जो उनके पेरेंट्स बोलते हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि टीनेजर्स, जिस एज में तुम लोग हो, क्लास 12th के स्टूडेंट्स जिस एज में हो, टीन एज कहलाते हो तुम लोग, टीनेजर्स हो तुम लोग, तो तुम लोग भी अगर इसको अपने व्यू पॉइंट से देखेगा और 4 साल के बच्ची के व्यू पॉइंट से नहीं देखेगा, तो तुम लोग भी ये समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है कि उस उम्र में बच्चों में इतनी एबिलिटी, उतना मेंटल ग्रोथ नहीं होता 4 साल की उम्र में कि बच्चा अपने बारे में फ़ायदा या नुकसान का सही डिसीज़न ले पाए। उस समय उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो बातें उनको बताई जाती हैं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं 4 साल के बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स का पक्ष लिया, उसके फादर का पक्ष लिया गया है। और मैंने बहुत बड़े वर्ड्स में मैंने इसको डिस्कस किया था कि ये रेड वाले लाइंस कि हम लोगों को जो भगवान से दिया गया आइडेंटिटी है, वो जो पवित्र है, सैक्रेड है, उस आइडेंटिटी को हमें कभी खोना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम जैसे हैं, सोसाइटी हमें वैसा ही एक्सेप्ट करे, हमें ये कोशिश करनी चाहिए किसी के लिए
किसी के लिए भी या समाज के लिए भी अपने ओरिजिनलिटी को, अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेज देता है ये चैप्टर, इसीलिए फादर का पक्ष लेकर के और उसको सही ठहराया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें चैप्टर्स से, इन्हीं चैप्टर्स से एस्से टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसको हम प्रीवियस जितने वीडियोस मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर्स का अभी तक 33 तक, उसमें मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने एस्से टाइप में भी डिस्कस किया है। 33 क्वेश्चंस में से हमको लगता है कि आधा तो निश्चित रूप से मैंने किया है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आ जाए, यानी 7 नंबर से 10 नंबर के कैटेगरी में आ जाए, तो इसमें क्या ऐड करोगे। अगर यही जो 7 नंबर में हम तुमको पढ़ा रहे हैं, 7 नंबर का, 6 नंबर का, वो अगर 2 नंबर का आ जाए तो उसमें क्या माइनस करोगे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन वीडियोस में, जो अभी तक 33 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। तो अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो कि किसी बोर्ड में, बोर्ड्स मतलब समझ रहे हैं ना, कोई सीबीएसई बोर्ड है, कोई झारखंड बोर्ड है, कोई बिहार बोर्ड है, कोई आईसीएसई, अलग अलग बोर्ड्स जो होते हैं, तो किसी बोर्ड में ना ये है एस्से टाइप क्वेश्चंस पूछने का उनका मतलब जो सिलेबस है उसको जो डिवाइड किया गया मार्किंग स्कीम जो है ना, उनमें एक एस्से टाइप क्वेश्चन का भी जगह होता है जो मार्क्स में 7 मार्क्स से लेकर के 10 मार्क्स तक के कैटेगरी में आता है। 10 से बाहर तो हमको लगता है कि मुश्किल है, किसी बोर्ड में क्लास 12th में 10 से ज़्यादा मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं पूछता है इंग्लिश में। तो 7 से 10 नंबर का कुछ ऐसे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे हम लोग। एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस के अलावा जो क्वेश्चंस हम लोग 33 कर चुके हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब बार बार इन क्वेश्चंस को फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, रिपीट कर के पूछा जाता है, अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है वही क्वेश्चन। तरीका अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ आपको दिख रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक, 10 मार्क्स या 7 मार्क्स या 8 मार्क्स या 9 मार्क्स, बोर्ड के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, तो 7 और उससे लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है कि इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद इस कहानी में जो पिता फादर जैक का कैरेक्टर है पूरी कहानी में, उसके अनुसार तुम उसका कैरेक्टर स्केच बनाओ। कैरेक्टर स्केच बनाने का, वैसे तो स्केच वर्ड जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड है। ठीक है, स्केचिंग समझता होगा ना, पेंसिल से जो हम लोग स्केचिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं, शेडिंग करते हैं। तो किसका स्केच बनाना है आपको? जैक का। अब अगर क्वेश्चन में फाइनल मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो फॉर एग्जांपल एकदम
कि कैरेक्टर स्केच जैक का बताओ 150 शब्दों में, 200 शब्दों में। ठीक है, तो तुमको जैक के बारे में इस कहानी में शुरू से लेकर के अंत तक जैक के बारे में, पिता के बारे में क्या क्या बताया गया है, वो सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, तो इसका कैरेक्टर स्केच जो है वो पूरा होगा। जैसा मैं बोल रहा था कि स्केच वर्ड जो है वो ड्राइंग से रिलेटेड है ना। तो अगर हम आपको बोले ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि जैक का कैरेक्टर, जैक का स्केच ड्रॉ करो, वो जो फादर था ना उसका स्केच ड्रॉ करो, तो तुमको पेंसिल से उसका फ़ोटो बनाना है अगर ड्राइंग में ऐसा पूछ दिए तो। लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो जो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में है, जो तुम ड्राइंग में बनाओगे जैक का, उसी पिक्चर को वर्ड्स में लिखना है। यही है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वर्ड्स में लिखना है, ड्राइंग नहीं बनाना है। हालांकि स्केच वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं निकलता है कि कोई ड्राइंग बनाना है। मतलब आपको ये पूरा कहानी पढ़ करके जैक का कैरेक्टर में के बारे में क्या क्या पता चला है ना, जैक कैसा व्यक्ति है, A to Z पूरे कहानी में जैक के बारे में जो जो बातें याद हैं आपको, वो सारी बातें इस आंसर में आपको लिखनी पड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि जैक के बारे में कितनी बातें याद रखें हम लोग कि 150 से 200 शब्दों तक को हम लोग सेटिस्फाई कर सके आंसर में। कितना बात याद रखना होगा आखिर जैक के बारे में। पूरा स्टोरी में शुरू से फर्स्ट लाइन से लेकर के और लास्ट लाइन तक पूरे स्टोरी में दो ही कैरेक्टर्स तो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और वो है जैक और उसकी बेटी जो। अब इन दोनों में से अगर ये पूछ दे कि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इस कहानी का, शुड विजार्ड हिट मॉमी का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ना इसमें, कहानी के अंदर कहानी है। तो एक जो बाहर वाला कहानी है, जो मेन कहानी है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, उसमें जैक है, उसकी वाइफ क्लेयर है, जो है, और जो का छोटा भाई बॉबी है। इतने लोग हैं। अब कहानी के अंदर जैक जो कहानी सुनाता है अपनी बेटी जो को, उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो फिक्स्ड हैं। जैसे रॉजर नाम का एक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद विजार्ड हर जगह रहेगा। रॉजर कब को प्रॉब्लम हर कहानी में रहेगा, हर प्रॉब्लम को लेके विजार्ड के पास जाएगा। हर बार विजार्ड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, विजार्ड वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आउल वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए था पिछले 2-3 सेंटेंसेस में जो मैंने कहा। कि हर कहानी में रॉजर नाम का एक कैरेक्टर क्रिएचर रखता था वो, और रॉजर को प्रॉब्लम रहता था। रॉजर अपना प्रॉब्लम के वजह से दुखी रहता था, और वो प्रॉब्लम अपना दुख लेकर के जाता था वाइज ओल्ड आउल के पास। वाइज ओल्ड आउल उसको भेज देता था विजार्ड मैजिशियन के पास। विजार्ड मैजिशियन उसका प्रॉब्लम दूर कर देता था, कुछ पेमेंट भी लेता था, और उसके बारे में कहानी में पढ़े होंगे कि पेमेंट हमेशा कितना मांगता था और फिर उसके बाद क्या होता था। तो पूरा चैप्टर A to Z, इस पूरे चैप्टर को अगर देखोगे तो अपने मन में ये बात पहले क्लियर कर लो कि इस चैप्टर का, इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जैक है।
जो नहीं है, मदर स्कंक नहीं है, रॉजर स्कंक नहीं है, फादर स्कंक नहीं है, आउल नहीं है, विजार्ड भी नहीं है, और अदर लिटिल क्रिएचर्स में तो खैर हो ही नहीं सकते हैं। तो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज द फादर, जैक। तो आपको इस कहानी में जैक के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक जितना भी चीज़ आपको जैक के बारे में जानने को मिला है, उन सभी चीज़ों को एक साथ वर्ड्स में लिखते चले जाएंगे। पैराग्राफ्स आप चेंज कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन चेंजिंग अ पैराग्राफ इन essay टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर लॉन्ग टाइप आंसर लिख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स, मैं सभी बोर्ड्स की बात तो नहीं कर सकता, पूरे देश में जितने बोर्ड्स चल रहे हैं, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड अलग है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड अलग है, झारखंड बोर्ड अलग है, या CBSE बोर्ड अलग है, ICSE बोर्ड अलग है, वैसे सबका बोर्ड अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड्स में हर कहानी से उसके सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में पूछा जाना, ये सबसे आसान और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप में कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे। अब कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर पहले डिस्कस किए आपके साथ कि जैक है, क्यों, शुरू से लेकर के अंत तक तुम देखो और सोचो, अगर कहानी पढ़े हो तो। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन और फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, जैक वॉज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और उसी का कैरेक्टर स्केच लिखने बोल रहा है, बनाने नहीं बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? लिखने बोल रहा है शब्दों में, और लिमिट्स दे देगा आपको। मैंने बताया अबाउट 100, 125, 150 इतने वर्ड्स में देगा। तो क्या लिखोगे अगर इस कहानी से सेंट्रल कैरेक्टर जैक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दे 10 नंबर का, मतलब लॉन्ग टाइप का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 नंबर का, जितना का भी, तो क्या क्या लिखोगे? शुरू से अंत तक मैंने कहा कि जो कहानी में आप जो लोग कहानी पढ़ते वक्त टेक्स्ट बुक्स में जितने अटेंटिव होंगे, जितने फोकस्ड होंगे, वो लोग को उतना ज़्यादा बात याद आएगा जैक के बारे में, कहानी में क्या क्या बताया गया था। देखो, लिखने का तो सब कोई जैक के बारे में लिख लिख करके पेज भर देगा, इतना हम को यकीन है कि थोड़ा बहुत भी अगर अंग्रेज़ी का नॉलेज है ना, थोड़ा बहुत भी, और कहानी अगर पूरा जानते हैं, पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, तो जैक का कैरेक्टर लिखना ये सबसे आसान क्वेश्चंस है, सबसे आसान क्वेश्चंस है में से एक है। लेकिन इसमें मार्क्स कैसे डिफ़र करेगा पता है? मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 में से 7 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट इस आंसर को पूरा वर्ड लिमिट फॉलो कर करके लिख देगा। मतलब 150 वर्ड्स अगर दिया है ना, तो 150 वर्ड्स में, या 200 वर्ड्स भी दिया है ना, तो 200 वर्ड्स में भी लिख देगा। 10 में से 7 लोग या 8 लोग जो पढ़े होंगे स्टोरी थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक, वो 7-8 लोग लिख लेंगे।
1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज तक भी लिख लेंगे, जिनमें थोड़ी भी लिखने की क्षमता है। फिर मार्क्स कैसे डिफर करेगा? जो 7-8 स्टूडेंट्स लिखेंगे इस आंसर को, सब कोई 150 वर्ड्स में लिखेगा, सब कोई वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई करेगा, 7 स्टूडेंट्स और 8 स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए हैं, तो क्या सबका मार्क्स एक जैसा रहेगा? मतलब अगर मान लो, एज्यूम, मैथमेटिक्स जैसा एज्यूम कर लो कि 10 नंबर का पूछा, 150 शब्दों में लिखना है। 10 अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है चैप्टर, वो 10 में से 7-8 स्टूडेंट ना 150 शब्द लिख देंगे इस कहानी में, जैक के बारे में बिल्कुल लिख देंगे। तो उन 7-8 स्टूडेंट्स में से क्या नंबर सबको एक जैसा मिलेगा, एक जैसा लेंथ रहने से? नहीं मिलेगा एक जैसा नंबर। ये खाली ऐसा थोड़ी है कि 150 शब्द किसी तरह पहुंचा दिए जैक के बारे में, लिख करके जो याद आया लिख करके, और जैक के बारे में 150 शब्दों में पहुंचा दिए आंसर को, तो आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, ये बिल्कुल आप नहीं उम्मीद कर सकते। यहाँ पर फ़र्क मार्क्स का कैसे पड़ेगा ये समझना ज़रूरी है, स्पेशली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। जो लोग लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि कभी टेस्ट होता होगा, एग्ज़ाम स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी टेस्ट होता होगा और 5 नंबर का आंसर आया होगा, मान लो क्वेश्चन कोई आया इंग्लिश में और बोला कि 50 वर्ड्स में इसको या 75 वर्ड्स में लिखो, और स्टूडेंट ने जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, उसने 50 से या 75 वर्ड्स के बीच में उस आंसर को लिखा। उस क्लास के और भी बच्चों ने लिखा, तो फिर क्या सभी बच्चों का मार्क्स एक ही आएगा, मतलब एक ही जैसा रहेगा? नहीं, डिफ़र करेगा। अब यहाँ कैसे डिफ़र करेगा ये समझना है पढ़ने वाले बच्चों को। जो लोग चाहते हैं कि सर अगर ये 10 नंबर का आ गया तो सर हमको संतुष्टि होगा अगर हम 10 में से 9 आ जाए मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा वर्ड लिमिट फॉलो करते हैं, लेकिन मार्क्स आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है थ्रू आउट द स्कूलिंग कि अरे यार पूरा तो लिखे थे, सर बोले 50 शब्द में लिखने, हम 60 शब्द में लिखे, लेकिन 5 नंबर में से सर हमको 3 नंबर दिए या 2.5 नंबर दिए, ऐसा क्यों? ये समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। 150 शब्द लिखेगा सब कोई, बहुत कोई लिखेगा, सब कोई नहीं, बहुत कोई लिखेगा, तो तुम्हारा उसमें से अच्छा कैसे रहेगा बाकियों से? ये समझना ज़रूरी है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पढ़ करके लिख करके कम मार्क्स अगर आता है तो उसको अफसोस होता है कि हम पढ़े भी, ठीक है, हम टाइम भी दिए और उसके बाद लिखे भी हम 150 शब्द, लेकिन नंबर 10 में से 5 ही आया या 5.5 ही आया या 6 ही आया 10 में से। तो पढ़े हुए स्टूडेंट्स को अफसोस होता होगा इस बात पर कि यार 10 में से कम हमको 8, 8.5 देना चाहिए था, मैंने पूरा लिखा था। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स होंगे, जिनको ऐसा लगता होगा कि उनका लिखा हुआ आंसर को
पूरा वैल्यू, जितना वैल्यू मिलना चाहिए उतना वैल्यू नहीं दिया गया टीचर्स के द्वारा। तो मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये बताऊंगा इसके सैंपल आंसर में कि क्या लिखने पर टीचर तुमको आंसर देगा और क्या लिखने पर टीचर तुमको आंसर में मार्क्स काटेगा। मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि क्यों होता है ऐसा, और उसमें से अगर आप सुधार कर लिए अपने आप में तो जो आपकी उम्मीद है ना कि आपने अगर 150 शब्द लिख दिए और आपकी उम्मीद है कि 8 साढ़े 8 आ जाएगा, जो मैं बातें बताऊंगा उस पर अगर तुम फोकस करोगे तो आ जाएगा। अगर अदरवाइज तुम 150 शब्द लिख तो दोगे लेकिन नंबर फिर तुमको 8 साढ़े 8 या 9 नहीं आएगा, 5 साढ़े 5 6 इतना में ही फंस जाओगे। तो दुख होगा उन स्टूडेंट्स को, होता भी होगा और हुआ भी होगा। तो एक टीचर मार्क्स देने के लिए क्या क्या चाहता है आंसर में। मैं टीचर हूं, मैं कॉपी करेक्शन करूंगा आपका, तो मैं आपको बता सकता हूं ना कि मैं कहां आपका मार्क्स काटूंगा और कहां आपका मार्क्स दूंगा। ये दोनों चीज़ कौन बता सकता है? मैं बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं आपको। तो लिखने के लिए 150 शब्द बहुत मायने नहीं रखता है, पढ़े हुए स्टूडेंट्स के लिए लिख लेते हैं, लेकिन मार्क्स जो डिफ़र कर जाता है ना वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है और उससे परसेंटेज में भी प्रॉब्लम होता है फिर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं और लिखते भी हैं और कम मार्क्स आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आंसर को मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं जहाँ जहाँ फोकस करने बोलूँगा वहाँ वहाँ फोकस रखना। उन चीज़ों को अगर तुम शामिल करोगे अपने आंसर में और 150 शब्दों का लेंथ पूरा करोगे या जो भी डिज़ायर्ड जो भी दिया रहेगा लेंथ वो पूरा करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स तक तुम पहुँचोगे। जो कीवर्ड्स की सेंटेंसेस मैं बताऊँगा उनको अगर तुम मेंशन कर पाए तो ये कैरेक्टर स्केच मतलब लॉन्ग आंसर, और ये बहुत मायने रखता है, बहुत मीनिंगफुल रखता है एक स्टूडेंट के लिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन में उसको कितना आया है। और ज़्यादा मायने किसके लिए रखता है? पढ़ने वालों के लिए। नहीं पढ़ने वालों के लिए क्या मायने हैं? उसको 10 में से 2 भी आ जाएगा ना तो खुश हो जाएगा कि हमको तो कुछ नहीं आता था, 2 आ गया बहुत आ गया। किसी को 10 में से नहीं पढ़ने वाला को 4 आ जाएगा तो कितना खुश होगा वो, अरे हम तो कुछ पढ़वे नहीं किए थे इस चैप्टर के बारे में, देखो 4 नंबर आ गया 10 में से। अफसोस किसको होता है? जो पूरा पढ़ते हैं, जो पूरा लिखते भी हैं और फिर मार्क्स देखते हैं कि पूरा अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेड नहीं आया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये डिस्कशन करूँगा और पॉइंट वाइज आपको मैं सजेशन दूंगा कि किन किन पॉइंट्स पर, किन किन वर्ड्स पर ध्यान देना है और उन वर्ड्स को शामिल करना है अपने आंसर्स में जिस पर तुमको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू।